हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में लर्न विथ पीडीएफ एडवोकेट बाय ऋषभ। तो अभी पिछली बार मैंने सन 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। फिर अभी मैंने 18 से शुरू किया था, लेकिन अब मेरा मानना ये है कि हम उल्टा चलेंगे। सन 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ उसको लेकर चलेंगे। 24, 23, 22, 21 ऐसे करके चलेंगे, क्योंकि जो हम रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं उस हिसाब से प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो 18 का हो ही गया था, बाकी ये सन 2024 का है एग्ज़ाम पेपर। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं इसको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका उस क्रम में कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों उपबंधों को उन्हें अंतः स्थापित किए जाने के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, कालानुक्रम में लिखना है। पहला है दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान। तो दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान तो रहा है 1961 में, ये 69वां संविधान संशोधन था अपना। उसके बाद में सहकारी समितियों को बढ़ावा, प्रीवी पर्स की समाप्ति। प्रीवी पर्स की समाप्ति आपका रहा है 1971 में 26वां संविधान संशोधन के तहत। 26वां संविधान संशोधन प्रीवी प्राप्ति के लिए रहा है, ठीक है। उसके बाद में प्रीवी पर्स की समाप्ति के लिए रहा है विधायिका में महिला का प्रतिनिधित्व, ये 106वां संविधान संशोधन सन 2023 का है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा विधानसभा के सदस्य के 15% से अधिक नहीं होगी। तो अब इनमें कौन सा होगा आप बताइएगा ज़रा। तो इस हिसाब से देखें, देखो पहला तो प्रीवी पर्स की समाप्ति 1971 26वां संविधान संशोधन, सबसे पहला तो यही होगा। तो हमारी स्टार्टिंग होगी सी से। तो सी से कौन कौन सा ऑप्शन है? चारों ऑप्शन सी से हैं। उसके बाद में आएगा दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान 1961 का है। तो सी के बाद आ जाएगा हमारा ए। तो दो ऑप्शन बी और डी कट गए, अब हमारे पास ऑप्शन बचा है सी ए। अब इन दोनों में से देखते हैं पहले ई आएगा या बी आएगा, ठीक है। उसके बाद में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा विधानसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। ये आपका 2003 का है, संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सी ए ई ये ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी उसके बाद है आपका सहकारी समिति को बढ़ावा और विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, ये 2023 का है, 106वां संविधान संशोधन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी ए ई बी डी, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन रहा, पूरा डिटेल रहा। अगला क्वेश्चन है कि सत्य कथनों पर विचार करें। पहला है विनायक दामोदर सावरकर ने तर्क दिया कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है, पहला हो गया, ये एकदम ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति या पूर्ण क्रांति के विचार की वकालत की, तो बी ये भी ठीक है, उन्होंने संपूर्ण क्रांति और पूर्ण क्रांति के विचार की वकालत की। भीमराव रामजी अंबेडकर सामाजिक न्याय के अगुवा थे, ऑप्शन सी ये भी ठीक है। बाल गंगाधर तिलक नरम दलीय नेता थे, तो हम सबको पता है कि बाल गंगाधर तिलक नरम दल के नहीं, अर्थात वो गर्म दल के नेता थे। तो ऑप्शन डी तो ये डी तो नहीं ही होगा। तो अगर हम देखें ए बी सी, केवल सी ही सही है। चौथा ई वाला ऑप्शन है कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार अति राष्ट्रवाद का विचार सच्ची स्वतंत्रता का अहरणीय है, तो गलत ही है। बाकी ऑप्शन हमारे पास ए ठीक है, बी ठीक है और सी ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके विचार बारे में, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि विनायक दामोदर सावरकर ने तर्क दिया कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का श्रेय सावरकर को जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति या पूर्ण क्रांति का विचार दिया। भीमराव रामजी अंबेडकर सामाजिक न्याय के अगुवा थे। अंबेडकर ने अंग्रेजों और आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। विधि मंत्री के रूप में अंबेडकर संविधान निर्माण के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गेट
WTO के बारे में असत्य कथनों की पहचान करनी है। तो पहला है कि 1948 से 1994 के बीच गैट ने अधिकांश विश्व व्यापार के लिए नियम प्रदान किए। तो ऑप्शन नंबर ए है, ये है। अगला है कि गैट एक अस्थायी समझौता और संगठन था। अगला है कि WTO 1 जनवरी 1995 में सृजित किया गया था। उसके बाद है WTO का प्रथम मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन दिल्ली में 2009 में हुआ। उसके बाद है WTO का 28वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन दिल्ली में 2024 में हुआ। तो इसमें आपका कोड दे रखा है ABCDE। तो इसमें अगर हम देखें तो 1948 से 1994 के बीच गैट ने अधिकांश विश्व व्यापार के लिए नियम प्रदान किए। पहला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। नहीं, पहला ऑप्शन ठीक नहीं है, पहला ऑप्शन एकदम गलत है। बाकी दूसरा ऑप्शन है कि गैट एक अस्थायी समझौता और संगठन था, ये भी गलत है। WTO 1 जनवरी 1995 में सृजित किया गया, ये भी गलत है। WTO का प्रथम मंत्रिय सम्मेलन दिल्ली में 2009 में स्थापित हुआ, ये एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही। तो जिसमें डी होगा वो ऑप्शन टिक कर देना हमको। पहला ए बी नहीं होगा, BC ये भी नहीं होगा, तीसरा CA ये नहीं होगा, लास्ट वाला डी है। डी केवल इसी में दिख रहा है, बाकी ऑप्शन ई दिख रहा है कि WTO का 28वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन दिल्ली में 2024 में हुआ था। तो ऑप्शन ई और ऑप्शन डी ठीक है। WTO का प्रथम मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन दिल्ली में 2009 में हुआ, एकदम ठीक। WTO का 28वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन दिल्ली में 2024 में हुआ। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है मुझे लगता है, क्योंकि पेपर 2024 का है, इसलिए ये ऐसा क्वेश्चन आया। तो ध्यान रखना कि भाई अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, बाकी जो भी महत्वपूर्ण हैं इसको ध्यान रखिए। करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, डी और ई, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन देशों के बीच व्यापार के नियमों को तय करता है। WTO के माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कानूनी नियम बनाए जाते हैं। WTO 1 जनवरी 1995 में सृजित किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1995 में सृजित किया गया था। WTO के पहले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी 1996 में सिंगापुर में की गई थी। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा कि WTO 1 जनवरी 1995 में सृजित किया गया। WTO के पहले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी 1996 सिंगापुर में हुई। विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णायक निकाय मंत्रालयिक सम्मेलन होता है, जो आमतौर पर द्विवार्षिक रूप में आयोजित होता है। WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में आयोजित किया गया था। तो ये अभी 2024 में आयोजित किया गया और अगला होगा 2026 में, ठीक है। तो इसमें 2-3 पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। पहला तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 1995 में सृजित किया गया, ठीक है। उसके बाद में WTO के पहले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी 1996 में सिंगापुर में की गई। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन पूछ सकता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णायक निकाय मंत्रालयिक सम्मेलन होता है, जो आमतौर पर द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कि किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका ने प्रथम गैर नक्सलीय चुनाव आयोजित किए? 1994। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने प्रथम गैर नक्सलीय चुनाव आयोजित किए थे। दक्षिण अफ्रीका, आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, देखते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए, सब याद हो जाएगा। 2 बार, तीसरी बार तो अपने आप क्वेश्चन टिक लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सिर्फ देखना है बस। वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने प्रथम गैर नस्लीय चुनाव आयोजित किए थे।
दक्षिण अफ्रीका में 26 से 29 अप्रैल 1994 के बीच आम चुनाव हुए। ये पहले चुनाव थे जिसमें सभी जातियों के नागरिकों को भाग लेने की अनुमति थी और इसलिए ये सार्वभौमिक मताधिकार के साथ भी आयोजित किए गए पहले चुनाव थे। चुनाव स्वतंत्र चुनाव आयोग के निर्देशन में आयोजित किए गए थे और रंग भेद को समाप्त करने वाली 4 साल की प्रक्रिया की रणनीति को चिन्हित किया गया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर सी 1994। क्या है? दक्षिण अफ्रीका ने प्रथम गैर नस्लीय चुनाव आयोजित किए गए थे 1994 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से उदारवादी लोकतंत्र के भाग नहीं हैं? तो ये आप खुद ही मैंने छिपा रखा है, आप खुद ही देखिएगा, बताइएगा क्या हो सकता है ऑप्शन। ठीक है, पहला है कि कह रहा है लोकतंत्र के भाग नहीं, उदारवादी लोकतंत्र के भाग नहीं हैं। तो पहला है कि एक पार्टी प्रणाली पर आधारित। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये तो एकदम से नहीं है कि एक पार्टी प्रणाली पर आधारित, यही नहीं है पहला। ठीक है, औपचारिक कानूनी नियमों पर आधारित। अगला है कि नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी, ये है। नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली, ये भी है। जनसंचार माध्यमों पर राज्य एकाधिकार, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए और ई मुझे लगता है, क्योंकि दो जनसंचार माध्यमों पर राज्य का एकाधिकार किसी का किसी चीज़ पे नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ये, खासकर लोकतंत्र में, भाई लोकतंत्र में एकाधिकार वाली बात ही नहीं हो सकती है। तो ई तो एकदम से नहीं हो, तो जिसमें ई है उसको तो लगा दो, बात खत्म। तो जिसमें ई है उसको तो पहले हटा दो, क्योंकि हो ही नहीं सकता। तो पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में नहीं है, चौथे ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी ही होगा। और हमने पहले बताया कि जो एक पार्टी प्रणाली पर आधारित, भैया किसी भी देश में या खासकर लोकतांत्रिक देश में कोई एक ही पार्टी थोड़ी होती चुनाव लड़ने। जब एक ही पार्टी होगी तो वहाँ पे एकाधिकार नहीं हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, ऑप्शन एक पार्टी प्रणाली हो ही नहीं सकती। अगला है जनसंचार माध्यमों पर राज्य का एकाधिकार। भाई किसी भी जनसंचार माध्यम पर एकाधिकार होता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, हाँ ए और ई ठीक है। कह रहा है कि शास्त्रीय लोकतंत्र, विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र, बहुलवादी लोकतंत्र, लोकतंत्रवादी लोकतंत्र के रूप है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत बहुमत का शासन, प्रतिनिधित्व, उत्तरदायी तथा सहमति पर आधारित शासन को स्वीकार किया जाता है। शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र औपचारिक कानूनी नियमों पर आधारित होते हैं। इसके अंतर्गत नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत आधारों की गारंटी देता है, साथ ही नियंत्रण और संतुलन का प्रणाली भी आधारित होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ए और ई वाला हिस्सा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? संघीय विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ओ भैया कहाँ चले गए? चलो ठीक है, पहला भारत राज्यों का संघ है, कथन सत्य है पूछा ना, कौन सा कथन सत्य है भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के बारे में? तो भारत राज्यों का संघ है, ये एकदम से सही है। ठीक है, पहले यहाँ पास चारों ऑप्शन कौन कौन से हैं? एकदम सही है। जिसमें ए होगा वो तो होगा ही होगा। चार ऑप्शन में से देखो, डी वाला ऑप्शन एकदम से कट गया, सी वाला ऑप्शन ये भी कट गया, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए है ही नहीं। भाई भारत राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर जो ए वाला हिस्सा है ये कहाँ है? नहीं है ना, न डी में न सी में, बाकी ए बी का है, तो ए ठीक हो गया। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, ये भी ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य के लिए आरक्षित हैं, नहीं, ये एकदम गलत है। अवशिष्ट शक्तियाँ, ये ठीक है, ये गलत है कि विधायी शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच वितरित हैं, ये गलत है। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के लिए आरक्षित, ये ठीक है एकदम से। बाकी सभी राज्यों का राज्यसभा में बराबर प्रतिनिधित्व है, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बी ठीक है और सी ठीक है। विधायी शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच वितरित हैं,
आर्टिकल 50 आपको पता ही है, शक्तियों का वितरण। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, ये भी ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, तो ए बी सी ये तीनों ठीक होंगे। कौन सा होगा? ए और बी और सी, ठीक है। ए बी सी, भारत, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो भारत संविधान की संघीय विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य है। भारत राज्यों का संघ है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, विधायी शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच वितरित हैं, संघीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं होती हैं कि संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव के लिए केंद्र और राज्य दोनों की सहमति जरूरी होती है। अगर हम किसी मौलिक प्रावधान को बदलाव जरूर करते हैं तो हमें केंद्र और राज्य दोनों से सहमति लेनी पड़ेगी। जैसे जब किसी संविधान में संशोधन होता है तो उस स्थिति में, अगर किसी राज्य की बॉर्डर बदली जाती है तो उस स्थिति में, किसी नए राज्य से दूसरे नए राज्य को बनाया जाता है तो ये संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव होता है। ये ऐसी स्थिति होती है, ठीक है। वो ऐसे उदाहरण हैं। संविधान के तहत सरकार के हर स्तर के राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट उल्लेख होता है, चाहे कोई भी स्तर हो, नगर पंचायत जो भी है। संविधान के तहत न्यायपालिका सरकार के अलग अलग स्तरों के बीच विवादों को सुलझाने का काम करती है। चलो ये भी ठीक बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? 1866 में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में किया गया। भारत में न्यायपालिका एकीकृत रूप है। ये आपके स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारत का न्यायपालिका कैसी न्यायपालिका है, तो एकीकृत रूप में न्यायपालिका है, ठीक है। संघ और राज्यों दोनों के लिए एक ही न्यायपालिका है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक उच्च न्यायालय के विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं। संविधान की संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया जाए, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 से संसद को यह अधिकार है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य के क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अब संविधान का भाग 6 जिसमें संघ के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। 214 से 231। 7वां संविधान संशोधन जो हुआ 1956 में, उसमें ये बताया गया कि किसी एक राज्य के लिए एक राज्य के लिए या किन्हीं 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बन सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय बन सकता है। जैसे इसका उदाहरण है आपका पंजाब। जो पंजाब का हाई कोर्ट है हरियाणा और पंजाब दोनों देखता है ना। ऐसे केरल साइड में भी है, लक्षद्वीप का भी जो है कि लक्षद्वीप और केरल का शायद मुझे लगता है वो एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है ना। तो ये इसी के तहत है, जो 1956 में संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन, उसके तहत ऐसा बताया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2014 लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितनी सीटें मिले? तो 44 सीटें जीती थी उन्होंने। वर्ष 2014 की 16वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भारतीय जनता पार्टी भाजपा को 31% वोट मिले और उन्होंने 282 सीटें जीती। जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने कुल 336 सीटें जीती। 16वीं लोकसभा, ये ध्यान रखना, 16वीं लोकसभा में विपक्षी दल बनने के लिए किसी पार्टी के पास जरूरी 55 सीटें नहीं थीं। परिणाम स्वरूप कोई आधिकारिक विपक्षी दल नहीं था। हो सकता है कि इस वाले एग्ज़ाम में 2025 वाले दिसंबर वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस में कितनी सीटें मिली, विपक्ष में कौन बना और एनडीए ने कितने जो है सीटें पाई, ठीक है, केवल बीजेपी को कितनी सीटें मिली। ये क्वेश्चन उठ सकते हैं जो है 2025 दिसंबर वाले एग्ज़ाम में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची को मिलाना है कि किसी भारतीय
प्रधानमंत्री की चीन में यात्रा, प्रथम यात्रा, ये 1954 में है। ठीक है। ए का 3, पहले 3 आएगा। सोवियत भारत शांति मित्रता और सहयोग संधि, ये कब हुआ? देखो सबसे इजी वाला मिलाओ पहले। देखो भारत का परमाणु परीक्षण 1998, सी का 4 एकदम पक्का। मुंबई में आतंकी हमला 2008, ये एकदम पक्का है। दो तो पक्का है कि डी का 1 होगा और सी का 4 होगा। ये देखो मिला हुआ ऑप्शन। डी का 1 सी का 4 कितने ऑप्शन में है? डी का 1 3 में है, सी का 4 2 में है, ऑप्शन ए और बी। ठीक है। तो अब हम कैसे मिलाएंगे? हमने यहाँ एक चीज़ और मिलाया था कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की चीन में प्रथम यात्रा 1954 में हुई, ए का 3, ये भी पता था हमें। तो इसके हिसाब से हमें मिल गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हमें मिल गया कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बहुत सही। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा 1954 है। सोवियत भारत शांति मित्रता और सहयोग संधि 1971 है। परमाणु परीक्षण 1998 है। और अटैक ऑफ 26/11/2008 की बात है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक चिंतकों और उनके विचारों की कृतियाँ मतों को सही युग्मों का चयन करें। अच्छा, पहला तो एकदम गलत है। कौटिल्य धर्मशास्त्र का नहीं है, कौटिल्य अर्थशास्त्र का है। धर्मशास्त्र मनु का है। ठीक है, तो एक तो एकदम गलत हो जाएगा। तो कहीं ऑप्शन में आ रहा है क्या ऐसे? चलो देख लो भैया, जिसमें ए होगा उसको तुरंत हटा दो। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में ए है और ए हमेशा के लिए हट ही जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ जो देखो, ऑप्शन नंबर बी और सी में बी भी कॉमन है, सी भी कॉमन है, डी भी कॉमन है। मतलब हमारा बी सी डी तीनों सही है। हमें ई देखना है, ई ठीक है गलत है। रविन्द्रनाथ टैगोर तराना ए हिंद, गलत। तराना ए हिंद रविन्द्रनाथ टैगोर का नहीं है। तराना ए हिंद आपका है अल्लामा इकबाल का। तराना ए हिंद इकबाल का है। तो ई भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी सही, सी सही, डी सही। वैसे पहुंच गया। वीर सावरकर का अंडमानी गूंज। चलो आगे देखते हैं, ऑप्शन मिला लेते हैं इसमें से क्या है। मनु धर्मशास्त्र, श्री अरविंद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के बारे में श्री अरविंद ने बोला, मतलब उनकी कृतियाँ हैं। धर्मशास्त्र मनु की हैं। वीर सावरकर अंडमान एक गूंज की है, मतलब अंडमान एक गूंज वीर सावरकर की है। राजयोग की भूमिका स्वामी विवेकानंद जी की है। और तराना हिंद इकबाल की है। तराना हिंद किसकी है? इकबाल की है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आप लोग लिखते जाइए। ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आप देखें क्या करिए, एक A4 साइज पेपर उठाइए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 1 लाइनर टाइप का बनाना शुरू करिए। क्वेश्चन तो है ही है, क्वेश्चन अगर समझने वाली तो समझिए, अगर लिखने वाली है जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे रखा है या विचारक कृतियाँ दे रखी हैं, पुस्तकें दे रखी हैं, तो उसको आप लिखिए छोटे छोटे महीने अक्षरों में। एक पेज में समझ लीजिए 2024 का एक पेज में लिख दीजिए छोटा छोटा करके। सुबह उठिए 1 घंटे में रट लीजिए, पढ़ लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना, मैं ऐसे ही करता हूँ। चलिए, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के अनुसार, गठन के वर्षों के अनुसार लगाइए। तो देखो इसमें सबसे पहले एक चीज़ देखो कि सबसे बाद का कौन सा है। चलो 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 मिला लो पहले ऑप्शन। ठीक है, सबसे बाद का इनमें से कौन सा है? ये देखो सबसे बाद वाले में 2 ऑप्शन आते हैं, ए का और ई का और सी का। तो देखो सबसे बाद सन 2014 में तेलंगाना बना है। तेलंगाना सबसे बाद का बना हुआ है। तो ये हिसाब से हमारा एक पहले से एक ही पता था और क्वेश्चन लग गया हमारा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ एकदम बात करेक्ट, देख लो, हो गया ना। मणिपुर 21 जनवरी 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, झारखंड 2000 और तेलंगाना सन 2014। मणिपुर कब है? 1972। मणिपुर कब है? 21 जनवरी 1972। सिक्किम कब है? 1975। अरुणाचल प्रदेश है 21 फरवरी 1987। झारखंड है 15 नवंबर सन 2000। तेलंगाना है सन 2014, 2 जून 2014। अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे गंगे परियोजना के बारे में कथनों पर विचार करें और असत्य विकल्पों को पहचानें। यह गंगा नदी के पुनरुद्धार हेतु एकीकृत संरक्षण मिशन है।
ठीक है। तो एकीकृत संरक्षण मिशन अगला है। ये कार्यक्रम सन 2006 में शुरू हुआ, तो सन 2006 में शुरू हुआ, ठीक है। इस कार्यक्रम की बजट परिव्यय 1,000 करोड़ रुपए है, 1,000 करोड़ रुपए। अगला है, इसमें मल उपचार अवसंरचना का प्रावधान है, तो ठीक है। पहला तो ऑप्शन सी नहीं होगा, ये 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट रहा भाई, इतना छोटा करोड़ प्रोजेक्ट होगा क्या नमामि गंगे परियोजना का, वैसे ही ख़त्म है। बाकी बी भी नहीं होगा, सन 2006 में शुरू ही नहीं हुआ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद नमामि गंगे परियोजना आ गई, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। तो जहाँ बी और डी, बी और सी गलत है, जहाँ बी और सी है तो उसको तुरंत हटा दो। पहली बात तो जहाँ जहाँ बी और सी है तो बी और सी गलत है, इसका मतलब तो ऑप्शन सी ही है। इसमें क्या पूछा है, ठीक तो है। असत्य विकल्पों की पहचान करें यार। हाँ हाँ, ये जरा ध्यान से देखिएगा, देखो 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 देखो, मिल गया, हम तो चौंक गए थे यार। बी और सी गलत है, ठीक है। ये 20 करोड़ का प्रोजेक्ट था और ये सन 2014 में शुरू हुआ था। नदी के पुनरुद्धार हेतु एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, ये एकदम ठीक है। 2006 में नहीं शुरू हुआ, 2014 में शुरू हुआ, तो आगे बात ना, बी और सी गलत है। चलिए, बी और सी गलत है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। नमामि गंगे परियोजना, नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत मिशन है। इसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यह जल संसाधन मंत्रालय, ध्यान रखिएगा इसमें जो जो लाइन लिखा है आपके लिए काम बहुत आएगा, ठीक है। यह जल संसाधन संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। इसमें मल उपचार और संरचना का प्रावधान है, साथ ही इसमें औद्योगिक प्रदूषक अपवाह निगरानी का प्रावधान है। इस कार्यक्रम का कुल बजट 20,000 करोड़ रुपए हैं। कितना है? 20,000 करोड़ रुपए। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या क्या है? पहला कि एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, दूसरा सन 2014 में शुरू हुआ, तीसरा केंद्र सरकार के कौन से कार्यक्रम, तो फ्लैगशिप कार्यक्रम द्वारा कितने की परिव्यय हुई, तो 20,000 करोड़ रुपए का परिव्यय हुआ। इसका किस मंत्रालय के अंतर्गत है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है ना। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं, और एक चीज़ और है, इसमें मल उपचार और संरचना का प्रावधान है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप में प्रस्तावित विदेश मंत्री कौन है? प्रस्तावित विदेश मंत्री क्वेश्चन 2024 का है, तो रूबियो बनी थी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रूबियो हो जाएंगी, डी, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रशासन में प्रस्तावित विदेश मंत्री मैक्रो रूबियो हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यक्रम के लिए 2017 से 2021 संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। दो तीन चीज़ें ध्यान रखना कि 2017 से 2021 में 45वें राष्ट्रपति पहली बार, उसके बाद दूसरी कार्यकाल 2024 में ट्रंप ने कमला हैरिस को कमला हैरिस को हराकर अपनी जीत दर्ज की और पुनः अमेरिका के 47वें बन गए। मतलब 46वें कौन थी? कमला हैरिस थी। 2017 से 2021 डोनाल्ड ट्रंप थे 45वें राष्ट्रपति, और उसके बाद 21 के बाद 22-23 तक कौन रही हैं? कमला हैरिस रही हैं 46वें राष्ट्रपति। उसके बाद में 2024 में 47वें राष्ट्रपति बन गए कौन? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण की वारंटी की बात दी गई है? तो अल्पसंख्यकों की बात ये है, अधिकार की बात है, फंडामेंटल राइट्स भाग 3 का हिस्सा है ये।
ठीक है। तो जो अल्पसंख्याओं की भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 29 में दिया गया है। ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 229 में है। भारतीय संविधान भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात, संविधान संशोधन और अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ, ये सारी चीज़ें आपके रटी होनी चाहिए। अब कितना आर्टिकल रट लें, ज़्यादा नहीं रटना, कुछ नहीं, आप जो प्रीवियस उतना ही करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी संविधान संशोधन के जिक्र हुए हैं उनको ध्यान से देख लो। जिक्र इन द सेंस ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपसे पूछ लिया, 4 ऑप्शन दिया, 74वां, 75वां, 38वां, 32वां संविधान संशोधन, तो उस संविधान संशोधन को देख लेना, उसको याद कर लेना, उतना ही पढ़ना है। बात रही शेड्यूल तो सूचियाँ 12 हैं, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, 12 याद कर लेना। बाकी आर्टिकल्स आप भाग के हिसाब से याद करिएगा। हाँ, भाग में कौन से भाग में क्या क्या है ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। जर्मन दार्शनिक जॉर्ज फ्रेडरिक हीगल से संबंधित अनिवार्य तथ्यों को पहचानिए। हीगल ने जलवायु परिवर्तन उपशमन का विचार प्रचलित है। आदर्शवाद का हीगल संस्करण द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहलाता है। हीगल ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का शोध प्रबंधन, प्रतिशोध प्रबंध और संश्लेषण के रूप में व्याख्यायित करने का प्रयास किया। फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट पुस्तक लिखी थी। हाँ, एकदम सही बात, डी वाला एकदम सही है कि जो फिनोमिनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट है 1806 या 1807 के आसपास लिखा गया था, इसको हीगल ने लिखा है। ठीक है ना, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट। ठीक है, तो देखते हैं क्या ऑप्शन ठीक है हमारा। ई ऑप्शन है, कार्ल मार्क्स हीगल ने बहुत अधिक प्रभावित थे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? BCDE, मतलब ए गल खराब है, बी सही, BCDE चारों ठीक है। ठीक है, हीगल ने जर्मनी की आदर्शवादी परंपरा से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? जर्मनी के आदर्शवादी परंपरा से प्रभावित थे। हीगल ने द फिनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट 1807 एकदम सही है नामक पुस्तक लिखी। ये याद रख लेना कि हीगल ने 1807 द फिनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट लिखा। ठीक है, ये जरूरी ध्यान रखिएगा, नामक पुस्तक लिखी। हीगल ने वाद विवाद संवाद के माध्यम से व्यक्ति, समाज, राज्य व इतिहास के सब विकास का विश्लेषण किया। आदर्श का हीगल संस्करण द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहलाता है। हीगल ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को शोध प्रबंध, प्रतिरोध प्रबंध और संश्लेषण के रूप में व्याख्यायित करने का प्रयास किया। कार्ल मार्क्स हीगल से बहुत अधिक प्रभावित थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स क्या थे? कार्ल मार्क्स हीगल से बहुत अधिक प्रभावित थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला चेक करते हैं। पुस्तक द लॉ ऑफ पीपल्स जॉन रॉल्स की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखो, पुस्तकें मैंने कह रहा हूँ ना, जो जो पुस्तकें मिल रही हैं उसको नोट डाउन कर लेना, एक पेज पे लिखते चले जाओ। जॉन रॉल्स की पुस्तक है, कौन कौन संविधान संशोधन हुआ, ये सब लिखते जाओ, बहुत छोट छोट शॉर्ट नोट बनाते हैं जैसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जॉन रॉल्स ने एक पुस्तक, उदारवादी राजनीतिक दार्शनिक थे। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के विषय पर उदारवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे निष्पक्षता के रूप में न्याय का नाम दिया गया। रॉल्स के अनुसार न्याय सामाजिक संस्थाओं का उसी प्रकार सद्गुण है जिस प्रकार सत्य भी न्याय व्यवस्थाओं का गुण है। द लॉ ऑफ पीपल्स 1993 जॉन रॉल्स की पुस्तक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, हमें कई सारे पुस्तक दे देगा, पूछेगा इसके कालानुक्रम के हिसाब से लगाओ। तो ये ध्यान रखना है कि द फिनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट 1807 की पुस्तक है, द लॉ ऑफ पीपल्स 1993 की पुस्तक है।
कौन पुस्तक किसने लिखा, कब लिखा गया, ये ध्यान रखना। मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा कभी, जैसे मैं नोट्स बनाता नहीं हूँ, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नोट्स तैयार होते हैं, जो 2024 का मैं अभी लिखा हूँ, जो रिसेंट में बहुत छोटा छोटा लिखा हूँ, उसको मैं दिखाऊंगा। आप मैं अपने नोट्स को सिर्फ दिखाऊंगा, उसको आप मेरे इस पेपर वाले से जो दिखा रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे मिलाना एक बार, देखना मैं कैसे बनाया हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन। अब मैं क्या करता हूँ, मेट्रो में चल रहा हूँ तो उठा के पढ़ता दिखता चला गया, एक राउंड देख लिया। मैक्सिमम 15-20 मिनट लगता है एक छोटे से पेपर को सॉल्व पढ़ने में, मतलब A4 साइज का दूसरा हिस्सा, मतलब एक कद्दू कर दो, उतने में ऐसे बना बना के लिखता हूँ, ठीक है, तो याद हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज इंटेंडेड फॉर, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का प्रयोजन है ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, न्यायिक सुधार, शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन और द लिंग्विस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब भाषाई प्रशासन। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, क्योंकि 74वां संविधान संशोधन जो हुआ 1992 में, ये नगर पालिकाओं के विषय से संबंधित था, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने सारे प्रश्न हैं इस एक्सप्लेनेशन में। प्रश्न तो यही है, इतना है ना कि 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पालिकाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, इतना ठीक है, यहाँ से इतना ठीक। लेकिन उन्हें संविधान के न्यायसंगत प्रावधानों के दायरे के अंतर्गत लाया गया, ठीक है। अब ये इस प्रश्न का ये पूरा सॉल्यूशन होगा, इतना हिस्सा। अब अगला जो महत्वपूर्ण है, इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9A को जोड़ा गया, ठीक है ना। भाग 9A किसके संविधान के संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक प्रावधान शामिल हैं। देखो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मतलब भाग 9 में 9A में जो है 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित संवैधानिक दर्जाओं को जो है उल्लेखित करता है। 243P से 243ZG तक प्रावधान इसमें शामिल हैं। अब इसमें देखना कि तथा भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया है। किसको, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं के दायरे में शामिल किए जाने वाले 18 कार्यात्मक विषय शामिल है, ठीक है। कितने प्रश्न हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 9A को जोड़ा गया, ये जोड़ा गया, और 18 कार्यात्मक विषय शामिल है, ये जोड़ा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़िवादी से संबंध है। रूढ़िवादी मतलब कौन कौन से संबंध है, बताओ भैया। परंपरा, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये भी है भैया। ट्रेडिशनल मतलब रूढ़िवादी का हिस्सा होता है। सामाजिक कर्तव्य भी रूढ़िवादी का हिस्सा है। संरक्षण में के क्रम में परिवर्तन, ये भी उसी का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, क्रांति, लिंग समानता। डी भी शायद रूढ़िवादी का ही है, क्रांति नहीं है रूढ़िवादी का। तो क्रांति में जिसमें डी हो वही नहीं होगा, तो डी किस में है, ए है वो भी नहीं होगा, बी में है वो भी नहीं होगा, सी में है वो भी नहीं होगा, ABC ओनली। ऑप्शन नंबर डी, हाँ ठीक तो है। रूढ़िवादी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था के आधार पर कराती है। रूढ़िवादी, जिसको मान्यता बोलते हैं, जो प्राचीन मान्यताओं के प्रति सम्मान रखती है। परंपरा, सामाजिक कर्तव्य एवं संरक्षण के क्रम में परिवर्तन शब्द रूढ़िवाद से संबंधित है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आर्थिक राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद से घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, स्थानिक मूलवाद, अप्रवासियों के विरुद्ध मूल निवासियों की जरूरत को स्वर देना, उपनिवेशवाद, किसी विदेश क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रथा होती है, ठीक है। उपनिवेशवाद क्या होता है, कॉलोनियलिज्म क्या होता है कि प्रैक्टिस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल ओवर फॉरेन टेरिटरी, ठीक है। विदेशी द्वेष, जेनोफोबिया, डिमांड फॉर द सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन मतलब आत्मनिर्धारण की मान्यता, सार्वभौमिकतावाद, यूनिवर्सलिज्म, बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय द इनसॉलिटरी एंड एग्जीक्यूटली, ठीक है।
सार्वभौमिकतावाद, एकांतिकता और अन्ययता और निरूपित व्यवहार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, मतलब डी और ई, केवल डी और ई, यही जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। ये कह रहा है कि आर्थिक राष्ट्रवाद वह दर्शन है जो आर्थिक जो राष्ट्रवाद होते हैं वह दर्शन है जो अर्थव्यवस्था, श्रम और पूंजी निर्माण पर घरेलू नियंत्रण का समर्थन करता है। 1840 के दशक में महाराष्ट्र में कई बुद्धिजीवियों ने भारत पर आर्थिक रूप से अत्याचार करने के लिए अंग्रेजों की आलोचना की। उनका मानना था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता भारत पर अब तक सबसे कड़वा अभिशाप है। किसका मानना था? जो बुद्धिजीवी हैं उनका मानना था कि भारत पर अब तक का सबसे कड़वा अभिशाप है। स्थानिक या मूल्यवाद अप्रवासियों के विरुद्ध मूल निवासियों की ज़रूरत को स्वर देना है तथा उपनिवेशवाद किसी विदेशी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रथा है, जबकि सार्वभौमिकतावाद वह विचार है जो मानता है कि कुछ तथ्य हैं जो सभी देश काल में सत्य हैं। सार्वभौमिक सत्य का विचार सापेक्षवाद के विपरीत विचार है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित देशों को संयुक्त राष्ट्र के उनके प्रवेश सदस्य के बनने के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले कौन सा बना, फिर कौन सा बना, फिर कौन सा बना, फिर कौन सा बना, फिर कौन सा बना? तो सबसे पहले भारत बनेगा, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद इजराइल, इजराइल के बाद श्रीलंका। तो कौन सा है? डी बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, डी ए बी सी ई, डी ए बी ई सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं, जरा इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1945 में स्थापित हुआ। वर्तमान में 193 देश इसमें शामिल हैं। इसमें ये बात ज़रूर ध्यान रखना, सब कमेंट करके ये बताइएगा कि 193 देशों में से सबसे आखिरी वाला कौन सा देश है जो यूएनओ में शामिल हुआ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मुख्य 6 अंग हैं। कौन कौन से? संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इन सभी 6 अंगों की स्थापना 1945 में ही हुई थी। देखो क्वेश्चन अगर घुमाना होगा तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि 3-4 ऑप्शन देंगे, सभी की स्थापना पूछेगा, इनमें से बोलेगा कौन सा गलत है। अब उस कौन सा गलत है वो ऑप्शन नहीं दे देगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, ऐसे कोई देगा एक ऑप्शन और जो है डेट बदल देगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यूएनओ में जो 6 सदस्य हैं, मतलब 6 अंग हैं, वो 6 अंग एक साथ ही 1945 में ही स्थापित हुए थे, अलग अलग नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। चलिए अब ये जो दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश सदस्य बनने के वर्षों के कालानुक्रम में निम्न है कि भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, इजराइल, श्रीलंका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चीन में बक्सर, मैक्सिको क्रांति, जापान का मंचूरियन आक्रमण और जर्मनी मंचूरियन आक्रमण और मंचूरिया पर आक्रमण। ठीक है, मेरा जापान का मंचूरियन आक्रमण आ गया, मंचूरिया पर आक्रमण। जर्मनी को राइनलैंड पर पुनः नियंत्रण। ठीक है, चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि चीन में बक्सर क्रांति। तो चीन में बक्सर क्रांति कब हुई? ये जो हुई थी चीन में बक्सर क्रांति, ऑप्शन नंबर 4, 1900 से 1901 के बीच में चीन में बक्सर क्रांति हुई। मैक्सिको क्रांति कब हुई? मैक्सिको क्रांति हुई 1910 से लेकर 1920 के बीच।
जापान का मंचूरिया आक्रमण कब हुआ? ये हुआ आपका 1931 में। ये हो जाएगा 1936 में। ठीक है। हाँ चलिए काम करते हैं, ये देखते हैं हम कि ऑप्शन से कैसा क्वेश्चन टिक हो सकता है। चलो हम कोई सा भी एक मिलाते हैं। मान लो हमने डी मिलाया, डी वाला कितना सही है। ठीक है, तो डी का 1 एक ही जगह रखा है, डी का 4, डी का 3। अगर हम एक ही मिलाएं कि जर्मनी का राइन पर आक्रमण जो है डी का 1 है, डी का 3, सॉरी डी का 3 1936, एक ही जगह है। ऑप्शन नंबर बी टिक कर दो। ठीक है, ए का 4। मतलब कुल नाम के देखो इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, मतलब है टफ। अगर थोड़ा सा सेंस लगा दो, एक का ही पता करना है, सारा नहीं पता करना। एक भी अगर आप टिक कर दो सही से ना भाई, तो क्वेश्चन आपका आपकी जेब में चला जाएगा। इसलिए इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, चलिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये डिटेल देगा। चीन में बक्सर क्रांति 1901, मैक्सिको क्रांति 1910 से 1920, जापान की मंचूरिया पर आक्रमण 1931 और जर्मनी पर राइनलैंड पर पुनः नियंत्रण। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 22वां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा रोजगार में अवसर की समानता? तो रोजगार में अवसर की समानता, देखो रोजगार में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, जिसमें बताया गया है लोक नियोजन, मतलब सभी के लिए समान चीज़ें उपस्थित होना, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कार्य हो, चाहे वो फ्री में बांटा जा रहा हो, चाहे वो पैसे के दिया जा रहा हो। लोक नियोजन की समानता। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो डी है 18, वो उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। चलिए अभी डिस्कस करेंगे, पता चल जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पर भेदभाव पर रोक अनुच्छेद 15। सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 1929 अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 30। ठीक है, देखो इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, समझ लो। पिछले वाले में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है अनुच्छेद से। ठीक है, वही पार्ट भाग फंडामेंटल राइट से। अगला क्वेश्चन है, मिलाना है आपको। फ्रेडरिक्स, ये जो है ड्रेक, ड्रोर, पीटर ड्रकर, कार्ल मार्क्स। अब इसमें 1-2 लगा दो बस। अब देखो क्वेश्चन कैसे हो जाए। कार्ल मार्क्स का आपको पता होना चाहिए। अगर आप कार्ल मार्क्स एक ही लगा दोगे तो हमें लगता है काम हो जाएगा। ठीक है ना। कार्ल मार्क्स ने जो लिखी है कृतियाँ, पुस्तक, उन्होंने लिखा है द 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट। जो इनकी कृति है कौन सी है? डी का 3। डी का 3 कहीं दिख रहा है इसमें? एक का ही लगा दियो। लो, डी का 3 कार्ल मार्क्स द 18th ब्रूमायर ऑफ द लुइस बोनापार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी का 3 हो जाएगा। बस एक ही में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए टिक। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। बाम खत्म, ज़्यादा थोड़ी सोचना है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। अब बाकी अब मिला लीजिए। ए का 2 कह रहा है। ए का 2 कौन सा है? इकोलॉजिकल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब फ्रेडरिक रिंग्स ने लिखा है इकोलॉजिकल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना। बेसिकली एक चीज़ आपने लगा दिया, सारे क्वेश्चन सही चले गए। तो इतना टफ क्वेश्चन अगर देगा तो बहुत कुछ ना कुछ तो जादू टोना तो करेगा ही ना। चलिए, कह रहा है कि फ्रेडरिक रिंग्स दिया है द इकोलॉजिकल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है,
ये जो हेल दे रखा है पॉलिसी, पीटर ड्रकर दे रखा है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, कार्ल मार्क्स दे रखा है द 18th ब्रोमायर ऑफ द लुइस बोनापार्ट। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साम्यवाद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की पहचान करें। साझा स्वामित्व, संपूर्ण समानता, वर्गहीन समाज, वेनेगार्ड पार्टी। वर्गहीन समाज, साम्यवाद कहता है वर्गहीन समाज हो। वाह। पादरी वर्ग की तानाशाही, नहीं पादरी वर्ग के तानाशाही साम्यवाद के कोई नहीं कहेगा। तो तथ्यों की पहचान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो डी तो नहीं होगा भैया, जहाँ सॉरी ई तो नहीं होगा, जहाँ ई है उसको हटाओ। हम देखो एलिमिनेशन मेथड अपना रहे हैं, जहाँ ई है उसको हटाओ। पहली बात तो देखो ऑप्शन नंबर ए में ए बी सी ई है, हटा दो। ए बी सी डी, चलो एक ऑप्शन मिला हमें। अगला है ए बी डी ई, ये भी हटा दो, तत्काल हटा दो। फिर है बी सी डी ई, ये भी हटा दो। केवल हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ई नहीं है, पादरी वर्ग के तानाशाही। हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक ही से पता चल गया हमको। देख लेते हैं, बी ऑप्शन ठीक हो गया, मैंने कहा ना। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन अवस्था साम्यवादी अवस्था है, जिसमें वर्ग और समाज नहीं होता है, राज्य नहीं होती सॉरी। साम्यवादी में साझा स्वामित्व, संपूर्ण असमानता, वर्गहीन समाज, वेनगार्ड पार्टी महत्वपूर्ण तथ्य है। साम्यवादी समाज में प्राइवेट प्रॉपर्टी, वर्ग, राज्य, परिवार, विचारधारा एवं धर्म नहीं होगा। ऐसे समाज सभी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं प्राप्त होगी। ठीक है। तो इसमें देखो ये सिद्धांत है, इसको आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है। दो तीन चीज़ें इसमें क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का कह रहा है, अर्थात साम्यवाद में किन चीज़ों का वर्णन है। कहते हैं कि वर्गहीन और राज्यविहीन समाजवादी अवस्था होती है। ये बात एकदम ठीक है कि साम्यवाद में ना वर्गविहीन होता है और ना मतलब वर्गविहीन है और राज्यविहीन है। साम्यवाद साझा स्वामित्व, संपूर्ण समानता, वर्गहीन समाज, वेनगार्ड पार्टी महत्वपूर्ण तथ्य है। ध्यान रखना, साम्यवादी समाज में प्राइवेट प्रॉपर्टी, वर्ग, राज्य, परिवार, विचारधारा एवं धर्म ये सब चीज़ें हैं ही नहीं है। खाली सभी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे, अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं प्राप्त करेंगे। ठीक है। चलिए मद्रास के एमसी राजा किसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन ROARO का भी पूछा गया हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ROARO में भी क्वेश्चन आ चुका है। UPPSC ROARO में भी क्वेश्चन आ चुका है कि NC राजा किसके हैं अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने किया था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जो है MC राजा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। भीमराव अंबेडकर ने किया था इसको जो है 1930 के आसपास मुंबई में किया था। ठीक है ना, डेट तो एग्जैक्ट नहीं याद है। हाँ क्वेश्चन देखो इसमें कितने कार्य क्वेश्चन अंदर के हैं, भ्रमार है क्वेश्चनों की। देखो पहली बात MC राजा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास हो, मद्रास के MC राजा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। ध्यान से सुनना, क्या थे अध्यक्ष थे, स्थापना नहीं की थी, प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। कहाँ के थे मद्रास के। कौन था MC राजा। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन जिसको DCA डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने 23 जुलाई 1930 मुंबई में की थी। इसका मतलब 23 जुलाई 1930 मुंबई में की थी। 1930, 31, 32 तीनों में गोलमेज सम्मेलन था। उस समय उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी ने जो है इसकी स्थापना की थी 1930 में। ठीक है, उसमें गोलमेज सम्मेलन था, पहला गोलमेज सम्मेलन था, दूसरे डायग्राम कर रखा। ठीक है ना।
अब कह रहा है कि इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति दलितों के अधिकारों के लिए लड़ना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में जाति आधारित पूर्वाग्रह के खिलाफ लड़ाई ली। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पंचायती राज संबंधित समितियों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। चलो भैया करते हैं व्यवस्थित। पंचायती राज व्यवस्था बलवंतराव मेहता से ही शुरू ही होता है। ठीक है ना। तो जो पंचायती राज मेहता है वो पंचायती राज सिस्टम है वो बलवंत राय मेहता से ही शुरू होता है। ठीक है। तो पहला तो स्टार्टिंग ही हमारा हो जाएगा कहाँ से, बलवंत राय मेहता से। तो जो ए से स्टार्ट हो वो ऑप्शन देखो आपके पास, ए से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है, या तो बी आएगा या सी आएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति, GVK बी राव कमेटी, अशोक मेहता। तो सी ही आएगा, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता। ऑप्शन नंबर बी, ACBD। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि इसमें लिख लीजिएगा जो मैंने बताया ना, शॉर्ट नोट्स तरीके से ये सब बना के लिख लीजिएगा तो याद रहेगा। इकट्ठे सारे समितियाँ लिखेंगे तो धड़ल्ले से कभी नहीं याद होगा। एक एक जगह पे एक एक लिख लेंगे तो वो फटाक फटाक याद हो जाएगा। उस चीज़ को क्या ध्यान में आएगा तो वो ध्यान में आ जाएगी, जो कुछ पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान में आ जाएगा। ठीक है ना। तो कह रहा है कि पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के बाद 2 अक्टूबर 1959 को, कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज लागू किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था जहां पंचायती राज लागू हुआ। पंचायती राज से संबंधित कई समितियां का गठन किया गया था जिसका कालक्रम ये है। देखो पहला क्वेश्चन आपको ये मिला कि पंचायती राज किसकी सिफारिश पर हुआ? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे। ठीक। अगला क्वेश्चन 2 अक्टूबर 1959 को। तीसरा क्वेश्चन, दूसरा अगला एक प्रश्न ये मिल गया अपने पास। तीसरा प्रश्न मिला कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ। 3 प्रश्न हो गए। पंचायती राज से संबंधित दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। ये तो हमें भी नहीं पता था, ये पता होगा कि दूसरा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ। ये हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण, ये जो सारे बंच ऑफ प्रश्न है ना, क्वेश्चन हैं, ये हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GK वेराव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, PK तुंगन समिति 1988। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, क्या था, कौन थे, कैसे हुआ, इतना पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, तो ये क्या है, याद हो जाएगा। अगर हम ऐसे याद करेंगे तो याद नहीं हो पाएगा। उस तरह क्या होगा ना, ध्यान नहीं रहेगा, उस तरह याद हो जाएगा आपको। ठीक है ना। चलिए तो अगला देखते हैं प्रश्न। हु रोट द बुक द ह्यूमन कंडीशन? किसने लिखा? हन्ना अरेंड्स। ठीक है। द पुस्तक द ह्यूमन कंडीशन किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इन्होंने ही इस पुस्तक के बारे में लिखा है। ये क्या चल रहा है भाई? ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, बी, ए वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है कि थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि पुस्तक द ह्यूमन कंडीशन हन्ना अरेंड्स द्वारा लिखी पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1958 में किया गया था। ये ध्यान रखना, कब हुआ? 1958 में इसका प्रकाशन हुआ। उनकी रचनाओं में कई तरह के विषय शामिल थे। क्या क्या शामिल थे? वे धन, शक्ति और बुराइयों के प्रकृति के साथ साथ राजनीतिक, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, आधिकारिक परंपरा, अधिनायकवाद से संबंधित रचनाओं के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने लिखा? हन्नाड ने लिखा। ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि, अच्छा ये कह रहा है, तो इसमें भी एक ही चीज़ कह रहा है कि डॉक्टर ए जयशंकर, हर्बर्ट सिमोन,
अब्राहम मैस्लो और क्रिस अर्गरिस, किसने क्या लिखा? तो हमें एक पता है कि डॉक्टर एस जयशंकर जी ने क्या लिखा है भैया, बताओ ज़रा। उन्होंने लिखा है द इंडिया वे। द इंडिया वे किसने लिखा है? डॉक्टर एस जयशंकर। ए का 3, इसमें ए का 3 मिला लो बस, कहीं अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। ए का 3 ऑप्शन एक ही में है। डी देखो ऑप्शन भी दे रखा है। ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली ये देख लो, ठीक है। देखो कह रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर द इंडिया वे, हार्वर्ड सिमोन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, अब्राहम मास्लो द थियरी ऑफ द ह्यूमन मोटिवेशन, किर्गिसारिस द आयरन ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग। आई बात समझ में? तो हमें एक ही ऑप्शन से मिल गया, तो हमें इतना ध्यान रखना है, इतना पढ़ के जाना है कि हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता हो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। चलो, कह रहा है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है भाई? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, बताइए जरा। भारत की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। भारतीय, देखो इसमें कई सारे प्रश्न हैं भैया, प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात बताती है। इस अनुसूचियों में 3 सूचियां शामिल हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची संविधान के क्या है? संविधान के अनुच्छेद 246 से पढ़ा जा सकता है। देखो अनुच्छेद 246 से पढ़ा जा सकता है। अतः 7वीं अनुसूची के जरिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। कितने प्रश्न हो गए इसमें? देखो पहली बात, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे की बात बताती है, आर्टिकल 50 में भी इसी बात की दर्ज की गई है। 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 246 में है के साथ पढ़ाता है, ठीक है ना। तो इतने सारे प्रश्न आपको मिल गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण सार्वपार्श्विक समाजों से संबद्ध नहीं है? सार्वपार्श्विक समाजों से संबंध कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, समपार्श्विक समाजों से संबंध नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है इसके बारे में जरा पढ़िए। ठीक है, सार्वभौमिकता समपार्श्विक समाजों का अभिलक्षण नहीं है, क्योंकि समपार्श्विक समाजों में निर्णय स्थानीय व सांस्कृतिक, यार ये कुछ अलग ही दे रहा है भाई, है ना कि सार्वभौमिकता के नियमानुसार। समपार्श्विक समाज एक ऐसा समूह होता है जो पारंपरिक संरचनाओं के बजाय समानांतर और सामूहिक निर्णय लेने की प्रवृत्ति रखता है। यह समाज के पारिवारिक पदानुक्रम को महत्व नहीं देता है तथा अधिक समानता सहभागिता को प्राथमिकता प्रदान करता है, ठीक है ना। चलिए तो इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि सार्वभौमिकता समपार्श्विक समाजों का अभिलक्षण नहीं है, क्योंकि समपार्श्विक समाजों के निर्णय स्थानीय या सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर होते हैं, न कि सार्वभौमिकता के नियमानुसार। इसलिए समपार्श्विक सार्वभौमिकता के साथ मिल नहीं खाते हैं। समपार्श्विक समाज एक ऐसा समूह होता है जो पारंपरिक संरचनाओं के बजाय समानांतर और सामूहिक निर्णय लेने की प्रवृत्ति रखता है। यह समाज पारंपरिक पदानुक्रम को महत्व नहीं देता है और अधिक समानता सहभागिता को प्राथमिकता प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है? तो कौन है भैया? क्वेश्चन नंबर 31 है
विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है? अरे भाई ओबियस सी बात है, कौन है? नाओजी अकोंजो एविला। कौन है? नाओजी अकोंजो एविला विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है? नाओजी अकोंजो एविला। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसमें कुछ डिटेल्ड है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर सरकारी संगठन है। चलो ठीक है, इसको आपने पिछली बार पढ़ा है कि कब स्थापना की गई थी। आप हमें कमेंट करके बताओ कब स्थापना की गई थी। अच्छा ये तो यहीं पे लिखा हुआ यार। ठीक है, इसका उद्देश्य दुनिया भर व्यापार में जुड़े अवरोधों को दूर करना, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल नियोजी ओकोजो ओबिली थी। इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, इसको लिख लेना। पेन और कॉपी उठा लो, उसको लिखते चले जाओ जो जो महत्वपूर्ण हैं। WTO की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल नाओजी अकोंजो एविला थी। ये लिख लेना, ठीक है ना। कौन थी? नाओजी ओकोंजो ओविला, नाओजी ओकोंजो एविला। चलो अगला पढ़ते हैं। क्षेत्रीय संगठन के बारे में सत्य तथ्यों की पहचान करें। चलिए बस कह रहा है कि पूर्वी एशियाई सम्मेलन 2005 में स्थापित हुआ, पहला ऑप्शन। ठीक है ना। तो पूर्वी एशियाई सम्मेलन 2005 में स्थापित हुआ, इसके बारे में क्या राय है? ये है एकदम सही है कि पूर्वी एशियाई सम्मेलन 2005 में स्थापित हुआ। ठीक बात। संघाई सम्मेलन 2001 में स्थापित हुआ, ये भी ठीक बात। ये लिख लेना भैया, लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में लिखते जाओ। कह रहा है कि नार्डिक परिषद 1952 में स्थापित हुई। इसको ऐसे लिख लिया करो ना लाइन से। पूर्वी एशियाई सम्मेलन 2005 में स्थापित हुआ, संघाई सम्मेलन 2001 में स्थापित हुआ, नार्डिक परिषद 1952 में स्थापित हुआ। ये सही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ लिखने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन सारे सही हैं। आसियान क्षेत्रीय मंच पर 1994 में स्थापित हुई थी, ये भी ठीक बात है। सार्क 1987 में हुआ, ये आपका क्या है? एकदम से क्या है? एकदम से गलत बात है, एकदम से गलत बात है। ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। पूर्वी एशियाई सम्मेलन 2005 में हुआ, संघाई 2001 में, नार्डिक परिषद 1952 में स्थापित हुई और आसियान क्षेत्र मंच 1994 में स्थापित हुई। सार्क 1987 का नहीं है भैया, सार्क 1985 का है, 2 साल आगे बढ़ गया इस ऑप्शन में। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही, सी सही, डी सही, ई गलत है। तो जिसमें ई हो उसको हटा दो। चलो देखते हैं, मिल ही गया, ऑप्शन ही मिल गया कि ए बी सी डी सही है, ई गलत है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इसमें ज़रा ध्यान से हम देखेंगे। आप भी ज़रा ध्यान से देखिएगा कि किसके बारे में बात हो रही, क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए। पूर्वी एशियाई सम्मेलन 2005 में स्थापित हुआ, ठीक बात है। संघाई संयोजन संगठन 2001 में स्थापित हुआ, ये भी ठीक बात, ये भी ठीक बात। नार्डिक परिषद 1952 में स्थापित हुआ, ये भी ठीक बात। आसियान की स्थापना 1994 में हुई, ये भी ठीक बात। सार्क को 1985 में स्थापित किया, ये भी ठीक बात। ये जो उसमें 1987 लिखा हुआ था। नार्डिक परिषद एक अंतर संसदीय संगठन है जो नार्डिक देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क है। नार्डिक परिषद क्या होगा, इसके बारे में सर्च कर लेना और पढ़ लेना। ठीक है ना, तो ये भी ठीक बात। फिर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशियन एसोसिएशन है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एक वार्षिक बैठक है जिसमें पूर्वी एशिया और आसपास के देशों के नेताओं में शामिल होते हैं। ये उसके बारे में डिटेल दे रहा है, एक बार ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में 2014 दिसंबर 2005 में स्थापित हुआ। ठीक है, फिर संघाई द्वारा, अगला है कि संघाई द्वारा संगठन एक अंतर्राज्यीय संगठन है जो चीन व रूस के द्वारा स्थापित जनसंख्या व सार्वभौमिक दीवार के लिहाज से
दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है? क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है क्या? संघाई। संघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो चीन के बाद रूस द्वारा स्थापित जनसंख्या और भौगोलिक दायरे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। इसमें 40 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। कितना समय हो गया? 1 घंटे 10 मिनट हो गए। ठीक है, निम्नलिखित विश्व के सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले 2023 के राष्ट्रों को आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो 2023 में जो आरोही क्रम में जो सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने अपने सैन्य खर्च पर खर्चा किया है। ठीक है, तो कौन कौन से देश हैं देखते हैं, चलिए। ये एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इसमें है कि विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में अमेरिका, रूस, चीन शामिल हैं। अमेरिका, रूस और चीन, साथ ही भारत व सऊदी अरब भी सैन्य खर्च करने वाले देशों बड़े देशों में शामिल है। सन 2023 में अमेरिका का सैन्य खर्च 916 बिलियन डॉलर था, वहीं चीन का सैन्य खर्च 296 बिलियन डॉलर था। वर्ष 2023 में भारत चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश था, जिसमें सेना पर 43.6 बिलियन डॉलर खर्च किए। प्रश्नगत वर्ष 2023 में सैन्य खर्च करने वाले देशों के आरोही क्रम थे। सबसे दक्षिण कोरिया, फिर यूक्रेन, फिर रूस, फिर चीन, फिर यूएसए। ठीक है, ये आरोही क्रम है। सबसे ज़्यादा कौन है? दक्षिण कोरिया, फिर यूक्रेन, फिर रूस, फिर चीन, फिर यूएसए। तो सबसे ज़्यादा किसने खर्च किया? आरोही क्रम, मतलब घटते से बढ़ते क्रम में पूछ रहा है। आरोही बढ़ते से घटते क्रम में, तो दक्षिण कोरिया, उससे ज़्यादा यूक्रेन, उससे ज़्यादा यूएस, उससे ज़्यादा चीन, उससे ज़्यादा यूएसए। सबसे ज़्यादा यूएसए है, फिर चाइना है, फिर रशिया है, फिर यूक्रेन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने आर्यवाद, ब्राह्मणवाद और हिंदू मत की कठोर आलोचना की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी कृपात्री जी, ईवी रामास्वामी नायर, बाल गंगाधर तिलक। तो किसने ब्राह्मणवाद और हिंदू मत की कठोर आलोचना किसने की होगी? तुम्हें क्या लगता है? हमें तो लगता है कि रामास्वामी ने किया होगा, ईवी रामास्वामी नायकर ने। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ईवी रामास्वामी नायकर ने आर्यवाद, ब्राह्मणवाद और हिंदू मत की कठोर आलोचना की है। इनके अनुयायियों द्वारा इनके प्रति आदर प्रकट करते हुए पेरियार की संज्ञा दी है। ये ध्यान रखना, पेरियार की संज्ञा दी है। पेरियार ने भारत में हिंदी के अनिवार्य प्रयोग शिक्षण का विरोध किया था। इन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया था तथा द्रविड़ कड़गम की स्थापना की थी। 1970 में ये यूनेस्को द्वारा सम्मानित किए गए थे। पेरियार की प्रमुख रचना 2 थी, कौन कौन सा? तो ये ध्यान रखना, वाई वर वुमेन इनसॉल्वड, पेरियार ऑन बुद्धिज़्म। ठीक है, ये ध्यान रखना। ईवी रामास्वामी थे जो आर्यवाद, ब्राह्मणवाद और हिंदू मत की कठोर आलोचना की थी। किसने? ईवी रामास्वामी ने आर्यवाद, ब्राह्मणवाद और हिंदू मत की। इनके अनुयायियों द्वारा इनके प्रति आदर प्रकट करते हुए पेरियार की संज्ञा दी गई। पेरियार ने भारत में हिंदी के अनिवार्य प्रयोग शिक्षा को विरोध किया था। इन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया था। द्रविड़ कड़गम की स्थापना 1970 में ये यूनेस्को द्वारा सम्मानित किए गए। और पेरियार की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? वाई वर वुमेन इनसॉल्वेंट एंड पेरियार ऑन बुद्धिज़्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि इसकी घटनाओं पे मिलाना है आपको। चलिए, पहला है कि डम्बार्टोस ओक सम्मेलन, सुएज नहर में यूएन शांति बहाली मिशन, यूएन विकास कार्यक्रम की स्थापना। ठीक है, यूएन विकास कार्यक्रम की स्थापना, यूएन पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना। तो इसके हिसाब से हमको लगाना है। तो चलिए ठीक है, तो पहला अगर हम सुएज नहर वाला विषय देखें, ठीक है, सुएज नहर वाला विषय देखें कि सुएज नहर में यूएन शांति बहाली मिशन कब हुई? ये हुआ था आपका 1956 में। कब हुआ भैया? 1956 में हुआ ये उत्तरी की। ठीक है, तो अगर हम बी का 2 देखें, फिर हम मिलाते क्या हैं। बी का 2 है, बाकी और देख लेंगे अभी। बी का टू आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखो ज़्यादा कुछ ही नहीं सॉल्व करना, मिल गया सब। डम्बार्टोस ओक सम्मेलन 1944 का है। सुएज नहर में यूएन शांति बहाली मिशन 1956 का है।
यूएन विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965, इसको लिखते जाना भैया, सब लिखते जाना बहुत ज़रूरी है। यूएन पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 का है। अब इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि डाम्बर्टन ओक, जॉर्ज टाउन, वाशिंगटन डीसी में एक हवेली जहां चीन, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका व यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधियों ने एक विश्व संगठन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जो संयुक्त राष्ट्र के आधार बना। सुएज संकट के दौरान मिस्र की सेना और इजराइल, फ्रांस व यूनाइटेड किंगडम की सेनाओं को अलग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सिनोई में संयुक्त राष्ट्र बल तैनात किया था। इस मिशन से सुएज संकट खत्म हो गया। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र संघ एक कार्यक्रम है। यह देशों को गरीबी कम करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और मानव विकास हासिल करने में मदद करता है। यूएनईपी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है। यूएनईपी का मकसद 17 सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करना है। ठीक है ना, तो ये रहा आपका उसका डिटेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चरम नारीवादी लिंग शोषण दमन को उखाड़ फेंकने का आह्वान करता है। मार्क्सवाद के अनुसार विचारधारा प्रभुत्वशाली वर्ग के शासन को वैध ठहराने का उपकरण है। फाशीवाद के अनुसार लोगों को अपने नेता के आदेश मानने चाहिए। जेएस मिल ने महिला अधिकारों का विरोध किया। वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्ल मार्क्स ने क्रांति के विचार का विरोध किया। ठीक है, चलिए ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो देख ही लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। ए बी सी डी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है जरा देखिएगा। इनमें से जो लिखने लायक होगा वो पॉइंट नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, मैं उसको हेडिंग कर दे बनाता जाऊंगा एक बार। ठीक है, देखिए, चरम नारीवादी लिंग शोषण दमन को उखाड़ फेंकने का आह्वान करता है। जो चरम नारीवादी है वो लिंग शोषण दमन को उखाड़ फेंकने का आह्वान करता है। मार्क्सवाद के अनुसार विचारधारा प्रभुत्वशाली वर्ग के शासन को पैसे वैध ठहराने का उपकरण है। फाशीवाद के अनुसार लोगों को अपने नेता के आदेश मानने चाहिए, ये कहता है। जेएस मिल नारीवाद विचारक था। जो जेएस मिल था नारीवादी विचारक था, जिसने महिलाओं के समर्थन में अपनी पुस्तक रचना लिखी। ये ध्यान रखना, इसको लिख लेना कि द सब्जेक्शंस ऑफ द वुमेन 1869 में लिखी थी। द सब्जेक्शंस ऑफ द वुमेन किसने लिखा? जेएस मिल ने। साथ ही महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया। कार्ल मार्क्स ने वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को जड़ मूल से समाप्त करने तथा समाजवाद साम्यवाद की स्थापना हेतु क्रांति का समर्थन किया तथा कहा कि क्रांति सर्वहारा वर्ग द्वारा की जाएगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। कार्ल मार्क्स ने वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को जड़ से मूल से समाप्त करने के लिए समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना हेतु क्रांति का समर्थन किया। कहा कि क्रांति सर्वहारा वर्ग द्वारा ही जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गणमान्यों को ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी तालिका में उनके स्थान उच्चतर निम्नतर स्थिति पर लिखिए। अच्छा, चलो भैया शुरू हो जाओ। सबसे पहले कौन बड़ा होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उपसभापति राज्यसभा के, या भारत के महान्यायवादी, या उपाध्यक्ष नीति आयोग, या भारत रत्न सम्मान धारक? बताओ भैया। तो आप सभी को पता है सबसे बड़ा क्या होता है हमारा? एक होता है, पहले कौन बैठा होता है सबसे ऊपर? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति इसमें है नहीं। ठीक है, तो कौन बड़ा होगा? इनमें से कौन बड़ा होगा? इनमें से सबसे बड़ा होगा जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है। ठीक है ना, सबसे बड़ा होगा पहले नीति आयोग का उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ये पहला होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा बड़ा होगा? नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बाद कौन होगा? भारत रत्न से सम्मानित धारक, ये दूसरा हो जाएगा।
ठीक है, उसके बाद कौन होगा? उसके बाद हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद हो जाएगा उप सभापति राज्य के। उसके बाद हो जाएगा है भारत के महान्यायवादी। ठीक, तो सबसे बड़ा कौन होता है? उपाध्यक्ष होंगे किसके? नीति आयोग के। उसके बाद जो इसमें दे रखा है उसके हिसाब से लगाना है भैया, ठीक है ना, ऐसे नहीं लगा देना, इसके हिसाब से लगाना है। हायरार्की सिस्टम लगानी है ना, हायर टू लोअर पोजीशन लिखना है। तो पहले कौन हो जाएगा? पहले तो हो जाएगा उपाध्यक्ष हो जाएंगे द वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग। उसके बाद में हो जाएंगे होल्डर्स ऑफ द भारत रत्न डेकोरेशंस। उसके बाद हो जाएंगे चीफ इलेक्शन कमीशन। उसके बाद हो जाएंगे उपसभापति राज्यसभा के। उसके बाद हो जाएंगे भारत के महान्यायवादी। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? DEA कहाँ पे है? DEA, ये देखो ऑप्शन नंबर सी, वरीयता एवं प्रोटोकॉल सूची है, जिसमें भारत सरकार में पदाधिकारियों और अधिकारियों की रैंक कार्यकाल के अनुसार दर्ज किया जाता है। वरीयता क्रम गृह मंत्रालय द्वारा बनाए रखा जाता है। ठीक है, तो पहला कौन सा? देखो, पहला राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। भाई प्रधानमंत्री से ऊपर उपराष्ट्रपति होता है। पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर अपने अपने राज्यपाल। ये देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, फिर पूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री अगर उप प्रधानमंत्री हैं तो, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, ये बराबर होते हैं। संघ के कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्य लोकसभा या विपक्ष के नेता और भारत रत्न धारक, ये हो गए। उसके बाद होते हैं भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल देशों के असाधारण एवं पूर्वाधिकारी राजदूत और उच्चायुक्त, बाहरी राज्य के मुख्यमंत्री और बाहरी राज्य के राज्यपाल, ये होंगे। ये क्रम आप लोग याद कर लेना, थोड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर 9वां है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। बताओ हाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 9वें नंबर पे आते हैं। बताओ हाल। फिर 9वें है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, फिर राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के नीति आयोग सदस्य, राज्य संघ राज्य क्षेत्र, भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। ठीक है, इतने सारे लोग के बाद आते हैं। हु रोट द बुक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव? द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव पुस्तक किसने लिखी? चलिए बताइए इसको। द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये पुस्तक किसने लिखी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो किसने लिखा है? चेस्टर बर्नार्ड। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसने लिखा है? द चेस्टर बर्नार्ड ने लिखा है। कुछ डिटेल्स हैं इसके बारे में, ज़रा हम देखेंगे। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव पुस्तक की रचना चेस्टर बर्नार्ड द्वारा की गई है। चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन सिद्धांत, स्वीकृत सिद्धांत का प्रबंधन सिद्धांत दिया। बर्नार्ड के अनुसार संगठन एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मानवीय सहयोग, संतुष्टि, योगदान का संतुलन होता है। बर्नार्ड के सिद्धांतों के समझने के लिए संगठन के 3 मुख्य तत्वों को समझना जरूरी होता है। व्यक्तियों का समूह, एक सामान्य उद्देश्य, समूह के सदस्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग। चेस्टर बर्नार्ड की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी कुछ हैं। वो पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजमेंट, हाउ टू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट। दो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है वो चेस्टर बर्नार्ड ने लिखा है। सरकार की दक्षीय प्रणाली की विशेषता को पहचानिए। क्या क्या है? शक्ति पृथक्करण ये भी है, नियंत्रण संतुलन ये भी है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, एक नाम मात्र प्रमुख है। नाम मात्र प्रमुख, हाँ नाम मात्र प्रमुख अब अगर नाम मात्र प्रमुख की बात करें तो वो भी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? अध्यक्षीय प्रणाली की बात करें तो शक्ति पृथक्करण है, नियंत्रण और संतुलन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली आधुनिक प्रजातंत्रीय युग में अधिक लोकप्रिय है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शक्ति का पृथक्करण, नियंत्रण एवं संतुलन, राष्ट्रपति के शासन केंद्र,
राष्ट्रपति संवैधानिक व वास्तविक प्रधान होता है। स्थानीय शासन विधायिका व कार्यपालिका का पृथक रहता है। प्रश्नगत सीख हो जाएगा, ठीक है। शक्ति के पृथक्करण के बारे में बात कर रखा है। नियंत्रण और संतुलन के बारे में राष्ट्रपति शासन का केंद्र, राष्ट्रपति संवैधानिक व वास्तविक प्रधान होता है। स्थानीय शासन होता है। विधायिका व कार्यपालिका का पृथक्करण होता है। अतः प्रश्न विकल्प सी सही होगा, ठीक है। और वैसे टारगेट था 50 प्रश्नों का, लेकिन अभी हम 40 प्रश्न देख रहे हैं। मित्रों बुक पहला सम्मेलन कब हुआ, तो इसके बारे में लिखेंगे हम। मित्रों बुक सम्मेलन जो हुआ 1968 में हुआ था। मित्रों बुक सम्मेलन लोक प्रशासन से जुड़ा एक शैक्षणिक सम्मेलन है जो 20 साल में आयोजित किया जाता है। मित्रों बुक सम्मेलन में लोक प्रशासन के विद्वान व विचारक शामिल होते हैं। इस सम्मेलन में लोक प्रशासन के नए रुझानों पर चर्चा की जाती है। सबसे पहला मित्रों बुक सम्मेलन 1968 में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता ड्वाइट वॉल्डो ने की थी। 1968 के मित्रों बुक सम्मेलन में नए लोक प्रशासन की अवधारणा पेश की गई है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? 1968 के मित्रों बुक सम्मेलन में नए लोक प्रशासन की अवधारणा आयोजित की गई है। बाकी इसमें कुल 50 प्रश्न का मैंने पीडीएफ बनाया था। समय बहुत ज़्यादा हो गया, 1 घंटे 26 मिनट हो गया है हमारा। लगभग 1 घंटे का जो टारगेट था बनाने का, ज़्यादा समय हो गया समझाने के चक्कर में। बाकी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। अब अगला प्रश्न 41 से लेकर 100 तक का अगले स्टेप में डालेंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है ना। नोट्स आप ज़रूर बनाइए, आपको दिखाऊंगा मैं नोट्स अपने, ठीक है। चलिए ठीक है। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हो।